हमने आपको पिछले क्लास में एक दिन पहले पाषाण युग स्टोन एज पढ़ाया था। अब आज हम पाषाण युग स्टोन एज से संबंधित कुछ एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आद्य इतिहास के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में कौन आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है? हमारा पहला विकल्प है पाषाण युग, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, एक से अधिक। तो आदि इतिहास के अंतर्गत नहीं आता है। यह हमने आपको बताया था कि आदि इतिहास के अंतर्गत कौन सा कालखंड आता है, प्राक इतिहास के अंतर्गत कौन सा काल आता है, यह हमने आपको बताया था। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा आदि इतिहास के अंतर्गत नहीं आता है पाषाण युग। पाषाण युग यह आदि इतिहास के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि पाषाण युग किसके अंतर्गत आता है? प्राक इतिहास के अंतर्गत। और प्राक इतिहास किसको कहते हैं? मानव इतिहास का वो कालखंड जिसके बारे में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, रिटन एविडेंस जिसके बारे में उपलब्ध नहीं है, उसी युग को हम क्या कहते हैं? प्राक इतिहास कहते हैं। और पाषाण युग प्राक इतिहास के अंतर्गत आता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों उसी सभ्यता का नाम है। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत आदि इतिहास के अंतर्गत आता है। आदि इतिहास किसको कहते हैं? वो कालखंड मानव इतिहास का जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि उसकी लिपि को अभी तक समझ नहीं पाया गया है। तो इसलिए हम उसको लिखित साक्ष्य होते हुए भी इतिहास निर्माण में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने इतिहास का विभाजन मानव द्वारा इस्तेमाल की गई धातुओं के आधार पर किया? मानव द्वारा इस्तेमाल की गई धातुओं के आधार पर इतिहास का विभाजन किसने किया? हमारे सामने विकल्प है जॉन मार्शल, जे थॉमसन, एडवर्ड लाट्रेट, जे मॉर्गन। तो आपका सही आंसर होगा जे थॉमसन। जे थॉमसन। हमने आपको क्लास में बताया था कि 1820 ईस्वी में जे थॉमसन ने मानव द्वारा इस्तेमाल की गई धातु के आधार पर इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा था, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। जॉन मार्शल के बारे में आप कुछ जानते हैं? जॉन मार्शल एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे, और इन्हीं के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी, जिससे दुनिया को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पहली बार जानकारी प्राप्त हुई थी। एडवर्ड लाट्रेट, इसने पूरा पाषाण काल का 3 हिस्सों में डिवीजन किया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पूरा पाषाण काल के मानव द्वारा किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता था? आप जानते हैं कि पाषाण काल के मानव के द्वारा पत्थर के उपकरणों का उपयोग किया जाता था, अलग अलग समय में अलग अलग पत्थर के उपकरणों का उपयोग किया गया। तो कह रहा है कि निम्न पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सों में हमने बांटा था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ये पूछ रहा है निम्न पूरा पाषाण काल के मानव द्वारा किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता था? हमारे सामने विकल्प है कुल्हाड़ी, चॉपर, बिदारनी, बेधनी। तो आपका सही आंसर होगा बेधनी। बेधनी का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था? उच्च पूरा पाषाण काल के मानव के द्वारा, लेकिन ये कुल्हाड़ी, चॉपर और बिदारनी का इस्तेमाल निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के द्वारा किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कालखंड को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? किस कालखंड को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? हमारे सामने विकल्प है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो आपका सही आंसर होगा मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि निम्न पूरा पाषाण काल में हमने आपको बताया था कि जो पत्थर मिलते थे इन्हें नदियों के माध्यम से, नदी के धार में वो पत्थर टूट फूट करके गोला हो जाता था, तो उसके किनारे वाले हिस्से को ये छांट कर हटा देते थे और फिर इससे अपने लिए उपकरण बनाते थे। लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि इस पत्थर को ये क्या करते थे, एक नुकीले पत्थर से इसके ऊपर रख करके ऊपर से इसको
ठोकते थे और इसका किनारा वाला हिस्सा निकाल लेते थे। इसको किनारे वाला हिस्सा निकालते थे, जिसको हम कहते हैं फलक, फलक या सल्क, फलक या सल्क कहते हैं। तो ये जो किनारे से ये हिस्सा निकल जाता था धारदार, इसी से ये अपने उपकरण का निर्माण करते थे। तो चूंकि ये पत्थर के फलक से अपने उपकरण का निर्माण करते थे, इसलिए इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वो है मध्यपुरा पाषाण काल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाण कालीन उपकरण सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुआ था? यानी पूरा पाषाण काल के मानव जो उपकरण का इस्तेमाल करते थे पत्थर का, वो भारत में सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हमारे सामने विकल्प है पंजाब, मद्रास, हरियाणा, बिहार। तो आपका सही आंसर होगा मद्रास। हमने आपको बताया था कि 1863 ईस्वी में, 1863 में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस फूट ने एक पूरा पाषाण काल की कुल्हाड़ी हैंड एक्स प्राप्त किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा चित्र की खोज किस वर्ष हुई थी? आप जानते हैं कि जो पूरा पाषाण काल के मानव के कला या चित्रकारी के बारे में आरंभिक जानकारी हमें भीमबेटका के गुफा से ही प्राप्त होता है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये पूछ रहा है कि भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी, किस वर्ष हुई थी? तो ये हम, और इस भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? वीएस वाकनकर ने, वीएस वाकनकर ने इसकी खोज की थी। हमने आपको क्लास में बताया था। तो भीमबेटका गुफा चित्र की खोज किस वर्ष हुई थी? हमारे सामने विकल्प है 1921, 1957, 1952, 1956। तो आपका सही आंसर है 1957 में भीमबेटका के गुफा चित्र की खोज हुई थी। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा अग्नि का आविष्कार किया गया, यानी मानव ने अग्नि का आविष्कार किस कालखंड में किया? मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि मानव द्वारा अग्नि का आविष्कार उच्च पूरा पाषाण काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला मानव जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ? भारत में पहला मानव जीवाश्म यानी मानव का पहला जीवाश्म, पाषाण कालीन मानव का पहला जीवाश्म भारत के किस राज्य से प्राप्त हुआ था? हमारे सामने विकल्प है यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा एमपी। आप जानते हैं, हमने आपको क्लास में बताया था कि एमपी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर हथनौरा, हथनौरा नामक स्थान है। इसी हथनौरा नामक स्थान से 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया हमने आपको क्लास में बताया था, अरुण सोनकिया ने को ये मानव जीवाश्म पहली बार प्राप्त हुआ था नर्मदा नदी के तट पे, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पे हथनौरा नामक स्थान पर 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया को। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस काल में हड्डी का उपकरण बनाया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस काल में हड्डी का उपकरण बनाया गया? यहाँ विकल्प है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है डी, उच्च पूरा पाषाण काल। मानव द्वारा हड्डी का उपकरण और लकड़ी का उपकरण सर्वप्रथम उच्च पूरा पाषाण काल में ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के मानव किसकी उपासना करते थे? यानी पूरा पाषाण काल के मानव किसकी पूजा करते थे? तो हमारे सामने विकल्प है पशुपति शिव, पीपल वृक्ष, लिंग, मातृदेवी। तो आप जानते हैं पूरा पाषाण काल में जो उच्च पूरा पाषाण काल था, उच्च पूरा पाषाण काल में आकर के धर्म की भावना का विकास हो गया था लोगों में, और उस वक्त लोग मातृदेवी की पूजा किया करते थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में उच्च पूरा पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? यानी भारत के संदर्भ में उच्च पूरा पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले किसने दी? आरंभ में ऐसा माना जाता था कि भारत में
मध्य पाषाण काल की उच्च पूरा पाषाण काल की कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन इस संबंध में जानकारी सबसे पहले किसने दी? एच.डी. सांकलिया ने दी। एच.डी. सांकलिया ने, इन्होंने 1956 ईस्वी में 1956 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, वहां से कुछ पाषाणकालीन चीजें प्राप्त की थी और उसके आधार पर इन्होंने ये जानकारी दी कि भारत में उच्च पूरा पाषाण काल था। अगला है, मध्य पूरा पाषाण काल में मानव जीवन का मुख्य आधार था। यानी मध्य पूरा पाषाण काल में मानव जीवन का मुख्य आधार क्या था? शिकार, पशुपालन, कृषि और इनमें एक से अधिक। तो आपका सही आंसर होगा शिकार। मध्य पूरा पाषाण काल में मानव जीवन का मुख्य आधार शिकार ही था। शिकार और संग्रहण मानव जीवन का मुख्य आधार था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस काल में तीर धनुष का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस काल में तीर धनुष का प्रयोग किया गया? हमारे सामने विकल्प है निम्न पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो मानव द्वारा तीर धनुष या प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास सर्वप्रथम कब किया गया? मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में किया गया। अगला है, मानव द्वारा भारत में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी भारत के भीतर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? चिरांद, बीरभानपुर, बागौर, कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है बागौर। बागौर कहाँ है? राजस्थान में है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म की भावना का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? पुनर्जन्म की भावना का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? हमारे सामने विकल्प है नव पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो पुनर्जन्म की भावना का विकास सर्वप्रथम मानव में मध्य पाषाण काल में हुआ, क्योंकि इस काल में आकर के मानव जो मृतकों को दफन करते थे, जलाते थे या दफनाते थे या उसका जो अंतिम संस्कार करते थे, तो उसके साथ ही मृत शरीर के साथ मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ वस्तुएं रख दी जाती थी। तो इससे पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में ही पुनर्जन्म की भावना का विकास हुआ था। अगला, भारत में मानव जीवाश्म किस काल से प्राप्त होते हैं? यानी भारत की भूमि पर मानव का सबसे प्राचीनतम जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है, वो किस काल का प्राप्त हुआ है? हमारे सामने विकल्प है मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये सही आंसर है मध्य पाषाण काल। भारत में मानव जीवाश्म सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के प्राप्त होते हैं। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये एक जगह है मध्य प्रदेश में, हथनौरा एक जगह है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के तट पर। तो यहीं पे अरुण सोनकिया को 1982 ईस्वी में मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित हथनौरा नामक स्थान पर मध्य पाषाण काल के जीवाश्म या अस्थि पंजर, मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे अरुण सोनकिया को। अगला है, मध्य पाषाण कालीन स्थल लंघनाज किस राज्य में स्थित है? MP, UP, पंजाब, गुजरात। तो आपका सही आंसर है गुजरात। मध्य पाषाण कालीन स्थल लंघनाज गुजरात में स्थित है और यहाँ से लंघनाज से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यूपी के जो प्रमुख मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है वह है सराय नहराय, महदहा। ये सब यूपी के प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। हमारा प्रश्न संख्या 18 है मृदभांड कला का विकास किस काल में हुआ? मृदभांड कला यानी कि मिट्टी से बर्तन बनाने की कला, किस काल में मानव मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू किया था? तो मृदभांड कला का विकास किस काल में हुआ? हमारे सामने विकल्प है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो इसका सही आंसर होगा बी। मृदभांड कला का विकास सबसे पहले मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल में
के जो मानव थे वो मिट्टी से बर्तन हाथ से बनाते थे, यानी यहाँ हस्त मृत भांड था, जो मिट्टी का बर्तन हाथ से बनाया जाता था। लेकिन नवपाषाण काल में आकर चाक का आविष्कार मानव ने कर लिया। चाक, कुम्हार के चाक का आविष्कार कर लिया और ये चाक पे मिट्टी का बर्तन बनाया जाने लगा। क्योंकि नवपाषाण काल में आकर कृषि की शुरुआत हो गई थी, तो कृषि की शुरुआत होने से अनाज को रखने के लिए और विभिन्न प्रकार के उससे जुड़े काम के लिए बर्तन की जरूरत थी। तो नवपाषाण काल में आकर चाक का आविष्कार हुआ और फिर चाक पर बर्तन बनने लगा। अगला है मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत हुई, यानी कि किस कालखंड में मानव ने पशु को पालना शुरू किया। आप जानते हैं कि मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कुत्ता था। तो मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? यहाँ है नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है सी, मध्यपाषाण काल। पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल में हुई। और हमने आपको क्लास में जो वीडियो है पाषाण युग के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया है कि पशुपालन के साक्ष्य भारत में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो भारत में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है वह मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त होता है। ये हो गया आपका। और ताम्रपाषाण काल, ये अभी हम पढ़ाएंगे। ये वो कालखंड है जब मानव पाषाण पत्थरों के साथ ही तांबा के उपकरण का भी इस्तेमाल करने लगा था। आप जानते हैं कि मानव द्वारा जिस धातु का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया वो तांबा ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यपाषाण काल में मृत शरीर को दफनाया जाता था। मध्यपाषाण काल में यानी मृत शरीर को किस तरह रख करके दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में, पश्चिम से पूरब में और पूरब से पश्चिम में। तो मध्यपाषाण काल में मृत शरीर को पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ रख करके दफनाया जाता था। जबकि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में मृत शरीर को उत्तर से दक्षिण की दिशा में रख करके दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि मध्यपाषाण कालीन किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? मध्यपाषाण कालीन किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आपको हमने बताया था कि मानव द्वारा उच्च पुरापाषाण काल, यानी पुरापाषाण काल 3 हिस्सों में है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो जो उच्च पुरापाषाण काल था उस काल में आकर मानव द्वारा हड्डी और लकड़ी के भी उपकरण बनाए जाने लगे थे। उससे पहले के काल तक मानव सिर्फ पाषाण यानी पत्थर के ही उपकरण बना पाता था, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल में आकर वो हड्डी और लकड़ी का भी उपकरण बनाने लगा था। तो यहाँ है कि मध्यपाषाण कालीन स्थल किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आपका सही आंसर है, यहाँ विकल्प दिया गया है महदहा, चौपानी मांडो, काकोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है महदहा। महदहा, महदहा से भी, और इसके अलावा महदहा के अलावा सराय नहराय, वहां से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये महदहा जो है आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है और ये एक मध्यपाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा जो सराय नहराय है वह भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में ही है। और एक दमदमा, ये भी मध्यपाषाण कालीन स्थल है, ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण कालीन किस स्थल से मानव द्वारा कुत्ते को दफना ही, ये गलत लिखा गया, मानव के साथ, मानव के द्वारा नहीं, मानव के साथ होगा यहाँ, मानव के साथ। नवपाषाण कालीन किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यहाँ है विकल्प चिरांद, लंघनाज, बुर्जहोम, चौपानी मांडो। तो आपका सही आंसर होगा बुर्जहोम। ये बुर्जहोम एक नवपाषाण कालीन स्थल है जम्मू कश्मीर में, और बुर्जहोम से ही गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं।
गर्तावास, गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ये गर्त में जैसे इस तरह से, ये मान लिए धरती है ऊपरी परत, तो इसके नीचे इस तरह से गर्त बना लिया गया और इसमें इसके ऊपर से घास फूस रख करके रख दिया जाता था और इस तरह के बने गर्तावास में मानव रहता था। तो ये गर्तावास के साक्ष्य भी आपके बुर्जहोम से ही प्राप्त हुए हैं और बुर्जहोम से ही ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां मानव के साथ कुत्ता को दफनाया जाता था। इसके अलावा जो चिरांद है, ये भी एक नवपाषाण कालीन स्थल है, बिहार में है, हमने आपको बताया था, और ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। लंघनाज ये भी है, ये गुजरात में स्थित है। अगला है ग्राम, और आप जानते हैं कि लंघनाज से ही 14 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम का विकास पहली बार किस काल में हुआ? यानी कि गांव का विकास पहली बार किस काल में हुआ? मानव तो लंबे समय तक खानाबदोश था, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, उसका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं था। तो पहली बार पूछ रहा है कि ग्राम का विकास किस काल में हुआ? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो आपका सही आंसर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, हमने बताया था कि जब नवपाषाण काल में आकर कृषि की शुरुआत हो गई, तो कृषि जो खेती होता था उसका लाभ लेने के लिए, यानी उसका फसल काटने के लिए मानव के लिए जरूरी था कि वो एक अस्थायी जगह पर रहे। तब इसी वजह से नवपाषाण काल में मानव एक अस्थायी जगह पर रहना शुरू कर दिया, जिसकी साथ ही ग्राम का विकास हुआ और समाज का विकास हुआ। तो ग्राम का विकास पहली बार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। अगला है, किस स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? यानी किस पाषाण कालीन स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? यानी कि इससे यह अर्थ लगता है कि एक ही कब्र में 3 मृत शरीर को दफनाया गया था। यह हमारे सामने विकल्प है दमदमा, लंघनाज, सराय नहराय और महदहा। तो इसका सही आंसर होगा महदहा। महदहा, यह भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला है कि किस नवपाषाण कालीन स्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है? किस नवपाषाण कालीन स्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है? हमारे सामने विकल्प है मोहनजोदड़ो, संगनकलू, ब्रह्मगिरी, कोई नहीं। तो ये आपका सही आंसर होगा संगनकलू। संगनकलू, संगनकलू एक नवपाषाण कालीन स्थल है और यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है संगनकलू, एक नवपाषाण कालीन स्थल है, यहीं से राख का टीला प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता? पुरातत्व का मतलब होता है कि प्राचीन कालीन जो बस्तियां थी, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता के काल, मौर्य काल, इस समय की जो बस्तियां थी जिसकी आज खुदाई होती है और वहां से उस समय के मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए जो चीजें प्राप्त होती हैं खुदाई में, तो उससे संबंधित वो जो पूरा कार्य है उसको पुरातत्व ही कहा जाता है। और इस पूरे कार्य के लिए एक विभाग भी बनाया गया है जिसको पुरातत्व विभाग कहा जाता है। तो ये पूरी जो खुदाई में चीजें प्राप्त होती है उसको पुरातात्विक सामग्री कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किससे माना जाता है? विकल्प है एस.आर. राव, अमलानंद घोष, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। हमने आपको बताया था क्लास में कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा नामक स्थल है, उस वहाँ पे प्राचीन टीला की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। चार्ल्स मैसन ने
चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले 1826 में दी थी। उसने वहां पे एक प्राचीन टीला खोजा था, लेकिन चार्ल्स मैसन ये यहाँ तक ही पहुंच पाया कि ये सिकंदर के समय का होगा, यानी अधिक से अधिक ये टीला 326 ईसा पूर्व तक का होगा, 326 ईसा पूर्व तक का हो गया। फिर इसके बाद 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम उस हड़प्पा स्थल पे जाते हैं, वो उसका सर्वे करते हैं और वहाँ जो प्राचीन बस्तियों के अवशेष प्राप्त होते हैं उसको देख करके अलेक्जेंडर कनिंघम को लगता है कि ये कोई विदेश से आई हुई चीज़ें हैं, यानी ये यहाँ के स्थानीय चीज़ें नहीं है, कोई बाहर से आई हुई चीज़ें हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं कि ये हड़प्पा कोई प्राचीन शहरी सभ्यता थी जिसका इस इलाके में विकास हुआ था। जॉन मार्शल आप जानते हैं कि 1921 ईस्वी में जब हड़प्पा की खोज हुई थी, 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, तब उस वक्त जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था जिसके अंतर्गत ही ये सारा काम होता था, उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक जॉन मार्शल ही थे, महानिदेशक जॉन मार्शल ही थे। तो इसने इस तरह हमने पाषाण युग के ऊपर आपको एमसीक्यूज करवाया है, और आप अगर वीडियो को देखे होंगे तो ये सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, जो वीडियो हमने पाषाण युग के ऊपर बनाया हुआ है, तो आप जा करके ज़रूर देखिएगा।